पैसा नहीं, कुछ लालच नहीं मेरा। इसलिए पहले मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा, इसलिए पहले आपसे मैं पूछूंगा। आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब बिल्कुल ईमानदारी से देने हैं। दुनिया कैसे सोचती है इसके हिसाब से नहीं देने हैं, आप कैसे सोचते हो उसके हिसाब से देने हैं। आप जवाब देना चाहेंगे तो आपने हैंड रेज करना है, आप जवाब नहीं देना चाहेंगे तो मैं इशारा करके बोलूंगा, फिर भी देना है। चाहे जवाब जो मर्जी दीजिए। 3-4 लोगों से पूछूंगा ताकि पूरी की पूरी सभा का नेतृत्व पता लग सके कि अलग अलग सोचते हैं कि एक जैसा सोचते हैं बस, और क्या सोचते हैं वो। इनके जवाब मेरे पास है पहले से, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है। थोड़ी आवाज बढ़ानी पड़ेगी आपको। इसके जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहला सवाल, आप बच्चे आपने अगर पैदा किए तो क्यों पैदा किए थे? मतलब पैदा करने से पहले आपके दिमाग में बच्चे पैदा करने को लेकर के क्या क्वेश्चन था या क्या विचार था कि मैंने अगर बच्चे पैदा करने हैं तो कितने पैदा करने हैं और क्यों पैदा करने हैं? एनीबडी वांट्स टू आंसर? मेरे साथ ही आया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी जी बताइए, बैठे बैठे बताइए, कोई खड़ा नहीं होना, बस बता दीजिए बस जोर से। एक समाज में अपनी इमेज छाप छोड़ने के लिए और एक समाज की जरूरत के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो समाज क्या सोचेगा? एग्जैक्टली, बच्चे नहीं होंगे तो समाज क्या सोचेगा? समाज में इमेज छोड़ने के लिए और समाज के लिए, ये इनका जवाब था। एनीबडी एल्स? कोई और जवाब देना चाहेंगे? सबसे ज्यादा जो समाज की हम समाज में नहीं, अपने बताना, सिर्फ अपना बुरा साहब, वंश वृद्धि। ठीक, हाँ वो इतने में जब बताया जाए। जी ताई, हमारा नाम रोशन करेगा, बहुत बढ़िया जी। जो सच है जी, क्योंकि एक इंसान सारी उम्र कमा नहीं सकता, कुछ समय के बाद उसको भी खाने के लिए चाहिए। तो हमेशा एक किस्म का बिजनेस भी होता है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों से यही चाहता है कि कुछ बड़ा होने के बाद तो उसके खाने के लिए भी हो, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, जब मैं काम करने लायक ना रहूं तब वो मेरा सहारा बने। हाँ कोई बात नहीं, वो देखिए उसमें कोई बुराई नहीं होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई भी सवाल आपका गलत या सही नहीं है। मैं केवल क्या करने आया हूं, आज आपके बीच में क्या करने आया हूं, मैं आपको गलत या सही साबित करने नहीं आया, या मैं अपने आप को सही साबित करने नहीं आया। मैं केवल तस्वीर का एक पहलू, एक बार आप बिना साउंड के बोल के देखो भाई, ज्यादा ये गले की बैंड बजी हुई है, ज्यादा लोग पीछे तक है। वैसे मेरी आवाज बिना माइक के ज्यादा साफ आती है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा मकसद आपकी बात को गलत साबित करना नहीं है। मेरा मकसद है आपको उस चीज का दूसरा पहलू दिखाना। जैसे अभी 5 लोगों ने बोला, 5 का मकसद अलग था, 4 लोगों ने बोला। अब ये जो आपको डेस्क जो नजर आ रहा है ना, ये डेस्क ऐसा नहीं है जैसा आपको नजर आ रहा है। यही डेस्क अगर आप इधर से देखेंगे तो खोखला है, इधर से आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सॉलिड है, इधर से देखोगे तो पूरा खाली है। ये देखो लात अंदर घुस गई इसके अंदर, उधर से नहीं घुसेगी, आपको नजर ही नहीं आएगा। अगर मैं आपको ये कहूं इसके अंदर लात डाल के दिखाओ तो आप नहीं डाल, आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि इधर से आपको ये बंद नजर आ रहा है और मैं इधर से आगे आपको पूछ रहा हूं तो उसका मतलब अलग है। और जब मैं इधर से बता रहा हूं या उधर से बता रहा हूं, आप इस डेस्क के जिस एंगल पर बैठे हैं आपको चीजें वैसी ही नजर आएंगी। इसलिए आप गलत नहीं है, आपको जो तजुर्बा मिला, आपने जो एक्सपीरियंस लिया वो सही है। मैं केवल अपना तजुर्बा और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जिससे आप तस्वीर के वो दूसरा पहलू भी जान पाए। और मैं बताने लायक केवल इसलिए हूं क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं, एक तो मैंने वो जिंदगी जी है, और ना केवल अपनी जिंदगी जी है, मैंने 18,000 बच्चों के साथ मैंने और मेरी टीम ने मिलकर के बात करी है, उनके व्यूज लिए हैं, उनके मां बाप के व्यूज लिए हैं,
जो बच्चे हमारे पास आए उनको हमने उनके माँ बाप को सलाह दी है, सलाह के 10 साल बाद उनकी जिंदगी कितनी शानदार खिली उसका हमने नतीजा निकाला है, कितने फर्क पड़े उसका नतीजा निकाल करके आज 20 साल की तपस्या के बाद आपके बीच खड़ा हूं, सब कुछ छोड़ करके। इसलिए मैं थोड़ा सा ये मानता हूं कि मेरा तजुर्बा आपसे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों के साथ, आपने तो अपने ही बच्चों से तजुर्बा लिया, आपने तो अपने ही पड़ोस से लिया, अपने रिश्तेदारों से लिया, मैंने तो पूरे भारत नहीं, मेरे पास तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से भी लोग आते हैं, तो मेरे पास पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले लिया मैंने, वो मैं ये मानता हूं। हो सकता है वो गलत हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट सही हूं, बट मुद्दा यह है कि मैं आपको केवल दूसरा पहलू दिखाने के लिए यहां पर खड़ा हूं कि भाई आप एक बार इस नजर से भी देख करके देखो। दूसरा, कोई ऐसा मां बाप है जिसके बच्चे 3 साल से छोटे हैं, यहां कोई ऐसा पेरेंट है? 1 2, कोई और? अगर मैं आपको अपने बच्चों की, 3 साल से छोटा बच्चा है, जो 3 साल से छोटा बच्चा है, उस बच्चे के बारे में अगर मैं आपको 10 उसकी गलत बातें लिखने को बोलूं तो लिख दोगे कि ये इतना गलत बच्चा है, इतना खराब बच्चा है? 10 बातें लिख दो, बस इतना ही बता दीजिए हाँ या ना। हाँ वही मैं पूछ ही रहा हूं, खाली लिख दोगे? नहीं, ठीक है। कोई 4 साल के बच्चे का मां बाप लिख सकता है? कोई है ऐसा? कोई 5 साल वाले का लिख सकता है? कोई ऐसा है जिसका बच्चा 15 साल का हो, 15 साल या उससे बड़ा हो? आप लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं? कोई लिख सकता है, कोई नहीं लिख सकता है। मेरे बात का मतलब क्या था कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में आप नहीं लिख पा रहे, 4 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में भी नहीं लिख पा रहे, और जिसका 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, उसके बारे में भी नहीं लिख पा रहे। लेकिन 15 से ऊपर होने वाले के बारे में 10 नहीं 50 लिखवा सकता हूं मैं ये बता रहा हूं जिसको आप गलत मानते हैं। और जिसके बारे में आज एक बाप कह रहा है कि मैं लिख सकता हूं 10-15 साल के बच्चे के बारे में, उससे अगर ये पूछा होता आज से 12 साल पहले कि तुम्हारा बच्चा 3 साल का है, तुम लिख करके दिखाओ, उसके पास नहीं थी उस वक्त कोई 10 गलत बातें। फिर मैं आपसे ये पूछता हूं कि वो जो 10 बातें आप लिख सकते हो वो गलत, उसके वो या तो बोलने में है या वो उसके व्यवहार करने में है। वो 10 बातें जो वो करने लगा वो उसने सीखी कहां से? ऑब्वियसली वो सीख कर पैदा नहीं हुआ, तो उसने फिर यहां से सीखी। कोई कहेगा मेरा बच्चा टीवी ने बिगाड़ा, तो टीवी आपने ला कर दिया। कोई कहेगा पड़ोस ने बिगाड़ा, तो पड़ोस आपने उसको दिया। कोई कहेगा मोबाइल ने बिगाड़ा, तो मोबाइल आपने दिया। कोई कहेगा स्कूल ने बिगाड़ा, कोई कहेगा फिल्मों ने बिगाड़ा, कोई कहेगा किसी चीज ने बिगाड़ा, कोई नशे ने बिगाड़ा, कोई किसी ने बिगाड़ा। पर आपको जान करके हैरानी भी होगी और आपको मालूम भी है कि वो जो कुछ भी उसने, जिस भी चीज ने उसको बिगाड़ा, वो आपने दिया उसको। सीधी सी बात ये है, वो लेकर के नहीं आया था, लेकिन कसूर सारा उसी का है कि वही गलत है, वही गलत है। ये नॉर्मली मैंने देखा, बहुत बातें होती हैं। पिछले, अगर मैं अपनी होश संभालने की बात कहूं, आदमी 7वीं 8वीं के बाद की कुछ बातें याद रखना शुरू कर देता है, मतलब लगभग। तो अगर मैं कहूं कि पिछले 30-35 साल की अगर बातें मुझे याद हैं, आज तक किसी मंच से मैंने इसके अलावा कुछ और नहीं सुना कि भाई आदर्श विद्यार्थी होने चाहिए,
विद्यार्थियों को ऐसा होना चाहिए, विद्यार्थी ऐसे हो, बच्चे ऐसे हो, बच्चों को ऐसा करना चाहिए। आज तक किसी भी मंच से मुझे यह नहीं सुनाई दिया कि आदर्श बाप ऐसा होना चाहिए, आदर्श मां ऐसी होनी चाहिए, आदर्श स्कूल ऐसा होना चाहिए, आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए, आदर्श दादा ऐसा होना चाहिए, आदर्श टीचर ऐसा होना चाहिए, आदर्श मुख्याध्यापक ऐसा होना चाहिए, आदर्श उसको अलावा बाकी सब आदर्श होने चाहिए, मेरा यह मानना है। लेकिन मैंने आज तक कभी समाज में यह चर्चा नहीं देखी, मेरे ख्याल से आपने भी नहीं देखी होगी। फिर हमें सुनाई देता है वहां पर सरकार ने मछली पालन केंद्र खोला है, वहां किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी मछली कैसे पालनी है, वहां एनडीआरआई खोली है, वहां गायें, बकरी, घोड़ा, बैल कैसे पाले जाते हैं वो ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां कुत्ते पालने की ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां सूअर पालने की ट्रेनिंग दी जाएगी, पर इंसान का बच्चा कैसे पालना है इस पे आज तक बात करते हुए मैंने किसी को नहीं सुना। मतलब सूअर पालने से भी गए गुजरे हैं हमारे बच्चे, अगर मैं सही कहूं तो, क्योंकि समाज में बच्चे पालने पर कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा ही नहीं है। और पिछले 50 साल का मैं आपको अपना तजुर्बा लिख करके बोलूं कि पिछले 50 सालों में समाज में मां बाप के बच्चे के साथ रिश्ते बिगड़े हैं कि सुधरे हैं, तो सबका एक ही बात जाएगा, बिगड़े हैं। छोटे बच्चों के लाड प्यार की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे बच्चों को भाई पहले माँ बाप गोदी में नहीं उठाते थे, बाप गोदी में नहीं उठाता था, अब तो वो उसको लेके घूमता, वो नहीं कह रहा हूं। जब वो बच्चा होश संभाल लेता है 18 साल के बाद, तब आपके साथ उसका रिश्ता कैसा है, मैं उसकी बात कह रहा हूं। आज से 50 साल पहले के रिश्ते खराब हो चुके हैं, माँ बाप के साथ भी, समाज के साथ भी, नौकरी के दौरान भी, टीचर्स के साथ भी, विद्यालयों में भी, सब जगह टोटली खराब हो चुके हैं। इसका मतलब यह है, मैं ये मानता हूं कि जिस दिशा से हमारा समाज किसी गति से किसी दिशा में जा रहा है, यदि हमने बैठकर उस पर सोचा नहीं तो हालात और खराब होने वाले हैं। क्योंकि अगर खराब हो रहा है तो और खराब होगा, और अगर अच्छा हो रहा है तो और अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि हालात रोज बिगड़ रहे हैं, तो अभी हालात और बिगड़ने वाले हैं। अगर पहले से ज्यादा नशा आज आ गया है बच्चों में, तो कल को ज्यादा आने वाला है। अगर पहले से ज्यादा पॉर्न साइट देख रहे हैं बच्चे, पहले से ज्यादा अश्लील वीडियोस देख रहे हैं, तो आने वाले वक्त में और ज्यादा देखने वाले हैं। अगर पहले से ज्यादा क्राइम हो चुका है तो और ज्यादा होने वाला है। अगर पहले से मतलब डिप्रेशन ज्यादा बढ़ गया है तो और बढ़ने वाला है, बीमारियां बढ़ी हैं तो और बढ़ने वाली हैं, अकेलापन बढ़ गया है तो और बढ़ने वाला है। तो आपके बच्चों का भविष्य कैसा होने वाला है, उसकी एक तस्वीर आपको दिख जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे पैदा करने पर आपने बोल दिया, अगला स्टेप मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा रोल है स्कूल का, और बहुत बड़ा अहम डिसीजन होता है मां बाप का। इस बारी में भी चर्चा करने में 6-6 महीने लग जाते हैं कि बच्चे को कौन से स्कूल में करवाएं, और अगर इस स्कूल में एडमिशन नहीं होता है तो किस में करवाएं, और इसमें नहीं होता है तो किस में करवाएं। इसका मतलब एडमिशन करवाने से पहले वो माँ बाप अपने बच्चे के बारे में भविष्य को लेकर के सुनिश्चित करना चाहता है कुछ चीजें। वो कौन सी चीजें हैं जो उस स्कूल में वो देखता है कि मेरे बच्चे को इस स्कूल से ये चीज मिलनी चाहिए। एनीबॉडी? सबसे पहले तो बोला साहब, आज बैठे बैठे ही बोलिए। एक तो एजुकेशन सिस्टम ही देखते हैं। आप क्या देखते हैं स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले? ना हाँ, स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, वो तो करिकुलम, उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट, ये मेन पॉइंट है। रिजल्ट मतलब वहां से कितने बच्चों का सिलेक्शन कहां होता है, कितने बच्चों का एडमिशन कहां होता है। ठीक है जी। सीखता है क्या करता है उसके बाद। मैं ये सोचता हूँ सर कि जो बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, जो एज अ पेरेंट, तो हम ये सोचते हैं कि बच्चा पहले तो एक सोसाइटी में घुल मिलना सीख जाएगा। एग्जैक्टली, सोशलाइजेशन हो जाएगा। एक डेफिनेटली ये तो है कि जो बुकिश जो नॉलेज है वो तो धीरे धीरे उसको ग्रास्प करनी करनी, बट जब जाएगा तो उसके साथ वो व्यवहार भी सीखता है वहाँ पे कई सारी चीजें। एग्जैक्टली। जैसे गुड मॉर्निंग बोलना, गुड इवनिंग बोलना, ये व्यवहार में आता है।
तो एक एजुकेशन एक जरूर ठीक है, रिजल्ट तो बहुत लेट आता है बिल्कुल। अगर आप बाद में भेजोगे, लेकिन ओवरऑल वो बच्चा जो सीखता है और कैसे वो फिजिकली मेंटली डेवलप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्कूल में भेजने के लिए। अच्छा सर के लिए, हाँ ये दे दीजिए। नहीं मेरे को जरूरत नहीं है। हाँ न, वो इसमें आवाज़ के लिए ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, सोशलाइजेशन इज द मेन मतलब कोर्स। और कोई पीछे से बोलना चाहेंगे और उधर से बोलना चाहेंगे, वो रहे आगे। आप उधर श्रीकांत भाई, उधर से। हाँ बताइए, बोल दीजिए। बच्चे का कैरियर भी बनता है, कैरियर को भी हम ध्यान में रखते हैं कि अगर करियर। बच्चा जिस स्कूल में जाता है, बच्चा जिस स्कूल में जाता है उसका कैरियर को भी ध्यान रखते हैं। हाँ हाँ पीछे दीजिए, आप पीछे दीजिए। हाँ हाँ अगर उसका अच्छा स्कूल है तो हम सोचते हैं कि वो अच्छा वहाँ से गेन करेगा और हाँ, अच्छा मतलब करियर कहने का मतलब, बिल्कुल बिल्कुल हम एक लाइन में बोल सकते हैं करियर। हाँ जी हाँ, मतलब सोशलाइजेशन सीखे, वो थोड़ा खेल ले, टाइम पास हो। जो एक जना बोल चुका है वही आपका है तो समझो वो बोल दिया उन्होंने, कोई और अलग बोलना चाहता है उनसे अलग। जी बताइए जोर से। डिसिप्लिन, हाँ मतलब लास्ट में डिसिप्लिन फाइनली। हाँ ये डिसिप्लिन के लिए भेज रहे हैं, कोई करियर के लिए भेज रहा है, कोई सोशलाइजेशन के लिए भेज रहा है, कोई उसको घर से टाइम पास हो जाए इसलिए भेज रहा है, कोई मम्मी सारा दिन उसको नहीं संभाल सकती है अकेली तो छोटो प्ले स्कूल ही भेज दो, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा इसलिए भेज रहा है। अल्टीमेटली वो अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं कि वो वहां से कुछ सीखे। समाज में जब वो वहां से लौट करके आए वहां, तो अब समाज में कुछ काम करे और उसके बाद जीवन में वो अपने लायक कुछ कर पाए। दोनों ही चीजें ना। देखो मूल में जो माँ बाप के भावना है वो ये है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में इसलिए भेज रहा हूं कि वहां पर वो अपने जीवन में उपयोग होने वाली सारी चीजें सीखे, फिर उसके बाद जब वो स्कूल से बाहर आए तो वो समाज के भी काम आए और अपने लिए भी वो कुछ कर सके। ये दो ही चीजें मूल में हैं कुल मिलाकर के। करियर भी उसी का हिस्सा है, कहीं पे एडमिशन होना हो वो भी उसी का हिस्सा है, कोई नौकरी मिलनी हो वो भी उसी का हिस्सा है, बिजनेस की तरफ जाना है वो भी उसी का हिस्सा है, वो सब उसी के हिस्से हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस है वो है स्कूल में भेजने के पीछे बच्चे को उसकी जिंदगी के लिए तैयार करना। एक लाइन में ऐसा बोल सकते हैं, जब आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, क्या आज के वक्त में आपको कोई ऐसा स्कूल नजर आता है जहां आप अपने बच्चे को भेज दें और आप निश्चिंत हो जाएं कि अब मेरा बच्चा समाज के लिए और अपने लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा? नहीं। उसके बाद फिर सारे प्रयास आप ही को करने पड़ते हैं, उसके ट्यूशंस का जुगाड़ भी आपको करना पड़ता है, उसके एडमिशंस का जुगाड़ भी आपको करना पड़ता है, फिर उसकी नौकरी के लिए भी सारे प्रयास आप ही को करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब स्कूल में जिस पर्पस के लिए भेजा था वो तो किसी का भी हल नहीं हो रहा। नहीं। और अब प्रतिशत का बता देता हूं कितने प्रतिशत का होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपने बच्चे को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। तो आपको अपने काम के ऊपर गर्व होगा कि आप अपने बच्चे के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो कितने सही हैं और कितने बढ़िया हैं। हमने जब अपने बच्चे के लिए स्कूल ढूंढा तो पहला प्रयास यह था कि 12वीं जब पार करके जाएगा, 12वीं पास जब करेगा, तो 12वीं पास करने के बाद उस बच्चे को हमने किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना है। कॉलेज भी मेडिकल कॉलेज हो गया, एमबीबीएस में हो गया या इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, और अगर उनमें नहीं होता है तो फिर दूसरे कॉलेजेज हो गए, साइंस के, कॉमर्स के और ह्यूमैनिटीज के। यही होता है जी, क्यों जी? और उसके बाद जब वो उस कॉलेज से बाहर आ जाता है तो फिर हमारे जो अगला जो टारगेट होता है वो होता है जॉब, कि वो कौन सी जॉब करेगा, सरकारी करे या प्राइवेट करे। क्या आपको यह मालूम है कि भारत में आज तक के इतिहास में उसकी जनसंख्या के अनुपात में कितने प्रतिशत नौकरियों के लिए, पोस्ट के लिए नौकरियां ओपन होती हैं? कुछ अंदाजा है जी?
हार्डली 2-3%। हार्डली 2-3%। हम हाल ही के पिछले 8-7 सालों का एक लेखा जोखा देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सबसे बड़ी नौकरी से लेकर के सबसे कम तनख्वाह वाली या सबसे कम जो रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, उस पर देख लेते हैं। यानी हम एक यूपीएससी के टॉप एग्जाम से लेकर के और अपने एक चपड़ासी के एग्जाम तक देख लेते हैं एक बारी, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। यूपीएससी में मैक्सिमम पोस्ट लगभग 1000 के करीब निकलती हैं। लगभग यही होता है सर, 1000, मतलब उसमें 700 भी होती हैं, कभी 400, कभी 800। और यूपीएससी में फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या कभी 13 लाख होती है, कभी 15 लाख होती है। यह भी मालूम होगा सबको। हाँ जी, क्लियर है। यूपीएससी में मान लो किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, मान लीजिए उसमें सॉरी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका क्या कारण हो सकता है बताइए, बताइए, बस 2-3 एकदम से बोल दीजिए, क्या कारण हो सकता है। कंपटीशन, दूसरा कम पढ़ाई करी, नॉलेज कम हुआ, कोचिंग नहीं ले पाया, ऐसा कुछ कारण हो सकता है ना। प्लानिंग के साथ नहीं तैयारी की, अपने आप को फोकस नहीं कर पाया, कंसंट्रेट नहीं कर पाया सब्जेक्ट, कंसंट्रेट नहीं कर पाया। थोड़ा तेज गर्म लेना। हाँ जी, जो नहीं हो पाया उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनके स्ट्रेटजी से स्टडी नहीं की, और बहुत सारे कारण होंगे, है ना। जिनके सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे उनके बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन एक चीज जो परम सत्य है वो ये है कि 1000 से ज्यादा भर्ती नहीं हो सकते। जो सबसे बड़ा सत्य है वो है कि 1000 से ज्यादा नहीं हो सकते। आप 18 की जगह 20 घंटे पढ़ने लग जाइए, आप स्ट्रेटजी मास्टर हो, आप कितने ही पैसे वाले हो, आप कितने ही कोचिंग सेंटर से पास करके आए हो, आप सबके पूरे नंबर हो, तो भी सेलेक्ट 1000 ही होंगे। और ये 1000 कितने प्रतिशत है थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं। मैं 15 लाख पे जाता ही नहीं, मैं 12-13 लाख पे जाता ही नहीं, मैं 10 लाख पे ही रह लेता हूं कि 1000 भर्तियों पे मैक्सिमम है ये 1000, वैसे तो 400, 500, 600 निकलती हैं। 1000 भर्तियों पे 10 लाख बच्चे अपीयर हुए। 1000 बटे 1 लाख गुणा में 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 करा, तो ये बना लगभग 1 लाख बटे 10 लाख, तो ये बना 1/10, ये बना 0.1%। कितना बना? क्या 0.1% से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है? तो फेलियर रेट क्या होगा? फेलियर रेट क्या होगा? 99.9% यह होगा फेलियर रेट। और वो बच्चा जिसके मां बाप ने अपनी जमीन गिरवी रख के उसको कोचिंग में डाला हो, या जिसके मां बाप ने अपनी जिंदगी का मकसद ही उसका वो एडमिशन डाला हो, या जिसने अपनी लाइफ का ही मकसद वो बना रखा हो, उसके पूरे चांस है, 99.9% चांस है कि वो फेल होगा, पक्का फेल होगा। अब दूसरा लेते हैं अगली क्लास में एडमिशन को लेकर के। सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड के ही टोटल मिलाते हैं और हरियाणा बोर्ड को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 25 लाख बच्चा हर साल 12वीं करता है। कितना? 25 लाख। मैं ये बाकी लोकल बोर्ड मैंने छोड़ दिए, थोड़े बहुत एडिशन करने का। 25 लाख से ही सिलेक्शन लेते हैं। और पूरे भारत में कॉलेज की, जिसमें एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी, साइंस और कॉमर्स की कुल मिलाकर के टोटल सीट 4 लाख हैं इन 25 लाख के बराबर में। कितनी है?
अब आपके बच्चे के नंबर 100 आए, 95 आए, 99 आए, वो 18 घंटे पढ़े, वो 7 घंटे पढ़े, वो 2 घंटे पढ़े, वो सरकारी स्कूल में पढ़े, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो 5 लाख के स्कूल में पढ़े, वो 2 लाख के स्कूल में पढ़े, वो टॉप की कोचिंग सेंटर में पढ़े, वो हल्की कोचिंग सेंटर में पढ़े, क्या 4 लाख से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो सकता है? जब सीटी 4 लाख है, इसका मतलब क्या होगा कि 25 लाख का जो 4 लाख है वो लगभग 16% के करीब बनेगा। तो 16-17% बच्चों का एडमिशन होगा। कितने? 84 से 85% बच्चे, 83-84% बच्चा होगा जिसका एडमिशन पक्का नहीं होगा, यानी फेलियर रेट हुआ 83-84% एडमिशन में। और फिर गांव का वो आदमी जिसका बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, वो ये कहेगा ये निकम्मा पढ़ लेता तो इसका एडमिशन हो जाता, ये थोड़ी और मेहनत कर लेता तो इसका एडमिशन हो जाता। अब आते हैं सबसे छोटी भर्ती पर। चपड़ासी की सबसे बड़ी भर्ती, हरियाणा जब से बना है उसके इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती पिछले प्लान में खट्टर सरकार ने करी थी। 18,000 भर्तियां निकली थी और उसमें जो फार्म भरे गए थे वो 22 लाख फार्म भरे गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इन सारी पिछली बातों का निचोड़ फाइनल बताऊं कि 22 लाख में से 18,000 भर्ती हुए और 21,82,000 मां बाप आज भी अपने बच्चे को रोज ये कह करके सोते हैं कि फालतू मत बोले, चुपचाप बैठा रहो, अपना काम कर ले, डंगरा ने पानी पाला, तेरे पे तो चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं होया। हो ही नहीं सकता। और अगर 18,000 बटे 22,000 करोगे तो ये भी 0% में ही आएगा, 1% से भी कम। कितना? 1% तो मैक्सिमम है भाई साहब, मैक्सिमम। बड़ी से बड़ी भर्ती और थोड़े से थोड़े फार्म में है 1%। तो अदरवाइज जो प्रतिशत मिलेगा पास का, परसेंटेज का, वो 1% से कम मिलेगा और जो फेलियर का जो परसेंटेज होगा वो 99 समथिंग के ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब आप अपने बच्चे को जिस भी दिशा में लेकर के जा रहे हो उसमें पूरे चांस है, 99.9% चांस है कि आपका बच्चा फेल होएगा। और एक फेलियर इंसान जिसके ऊपर रोज तबका लगता है फेलियर का, रोज, बताऊं कैसे? रोज का खेल बता देता हूं। कौन कौन है जो कभी भी अपने बच्चे की पीटीएम में गया हो? है कोई? कभी पीटीएम में नहीं गए? अब मैंने पूछा एक बार भी गए हो तो हाथ खड़ा करो, 2 बार गए हो तो हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करो ना, क्या दिक्कत है? हाथ लगभग सारे मां बाप अपने बच्चे की पीटीएम में गए हैं। मैं लगातार 11 साल गया, हर पीटीएम में गया। हर पीटीएम में जहां बीच में मैडम बैठती है, उस मैडम के सामने वाला जो बेंच होता है वो उस बच्चे के लिए होता है जो रिपोर्ट करने आता है, उससे साइड वाले बेंच पे बैठा हर पीटीएम में, सबसे पहले जाके बैठा। बच्चे को कह देता मैं बेटे को कि तू बाहर खेल ले और मैं अंदर मैडम से बात करता हूं, मैं जाके बैठ जाता, और मैं जब बुलाऊंगा तभी आना, उससे पहले नहीं आना। मैं सबसे पहले बैठता और सबसे आखिर में बुलाता जब सबके हो जाते। मैं मैडम को बताऊं मैडम अभी खेल रहा है, बाहर बुला लूंगा। मैडम कहती आप आइए। मैं कहा ना जी अभी आप बाकियों का कीजिए, मैं बाद में। मेरा मकसद क्या होता? मैं उस मैडम को यह देखता कि ये इस मां बाप को क्या गोली देकर के भेजती है और ये मां बाप क्या सोच करके वहां आता है, क्योंकि आपका तो बच्चा एक ही है, तो आपके पास तो टाइम नहीं है, आप तो भागे भागे जाते हो, मैडम से फटाफट साइन करते हो और वहां जो प्रोसेस होती है उसके बाद घर आ जाते हो। मेरे पास तो टाइम मेरे पास भी नहीं था, पर मेरी लगन थी, क्योंकि मेरा टारगेट बच्चे थे, क्योंकि मेरा टारगेट टीचर थे, क्योंकि मेरा टारगेट सिस्टम था, तो मुझे समझना था कि हो क्या रहा है। तो मैं आपको वो बता रहा हूं जो हो रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूं जो हो रहा है। और मैडम बैठी अपना रजिस्टर खोल के, उसके साथ में उसने देखा
कुर्सी पे बैठी बैठी, हां कुशल बहुत बोलता है जी, चुप ही नहीं होता क्लास के अंदर, जबान लड़ाता है। अगर थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे ले तो ये पता नहीं क्या कर दे। बहुत मतलब जितनी मेहनत इसको करनी चाहिए उतनी नहीं करता। बेटा बहुत तेज दिमाग है तेरे में, तू कर सकता है, यू कैन डू बेटर। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मम्मी को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए जी इसकी तरफ, घर पे थोड़ा टाइम लगाइए, इसकी थोड़ी ट्यूशन या कुछ एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कराइए, पर ये कर सकता है। अच्छा ठीक है जी। अगला आता है, लगभग इन्हीं में से कोई एक डायलॉग उसके लिए होता है, या कोई और होता है? कोई और? एक भी बच्चे को एक भी डायलॉग अलग नहीं। तेरे मैथ्स में थोड़े कम है, फिजिक्स में थोड़े ज्यादा, या साइंस में मेहनत पढ़ता तो है ये, पर नंबर नहीं आ पाते। मैडम लगा तो रहता है जी घर में, क्या करें मैडम, घर में तो सारा दिन टीवी देखता रहता है। मम्मी ये सोच के आती है, क्योंकि पीटीएम से 3 दिन पहले ही होता है, चलिए तो अब की बार पीटीएम में तेरी मैडम को बताऊंगी, और मैडम वेट कर रही होती कि इसकी मम्मी आएगी तब देखेंगे, इसके पेरेंट्स आएंगे। अच्छा दोनों को टेंशन ये है कि हमारे वाला बच्चा नहीं कर रहा। कर क्या नहीं रहा? सबको अपना बच्चा कहां पे चाहिए? क्लास में टॉप पे, पहले नंबर पे चाहिए, पहला रैंक चाहिए सबको। मान लेते हैं 40 बच्चों की क्लास है, ठीक है, कितने बच्चे पहले रैंक पे रह सकते हैं? कितने? सारे के सारे 24 के 24 घंटे पढ़े तो भी, सबको सारा सिलेबस आता हो तो भी एक ही रह सकता ना, एक रैंक तो एक को मिलेगा। भाई अगर पढ़ने वाले लोगों को मालूम है कि अगर सबके बराबर नंबर आ गए तो पहले चेक, मतलब बराबर आ गए, 100 में से सबके 90 आ गए बोलना, तो पहले ये चेक होगा कि मैथ में किसके ज्यादा, फिर चेक होगा कि फिजिक्स में किसके ज्यादा, फिर केमिस्ट्री में किसके ज्यादा, फिर चेक होगा कि नंबर तीनों में बराबर आ गए, डेट ऑफ बर्थ किसकी छोटी कम है। चाहे सिलेक्शन का प्रोसीजर कोई भी हो, लेकिन पहले रैंक पर एक ही बच्चा आएगा, एक ही बच्चा दूसरे पे आएगा, एक ही बच्चा तीसरे पे आएगा। इसलिए पक्का है आपका बच्चा पहले से लेकर 40वें रैंक तक आएगा। अब पहले वाले की मां को टेंशन है कि इसका एक रैंक ना छिन जाए, एक दिन की क्लास भी छूट गई तो सत्यानाश हो जाएगा, एक दिन भी तैयारी नहीं हो पाई, एक क्वेश्चन भी रह गया तो गड़बड़ है। और जो बाकी के हैं उन 39 की टेंशन यह है कि हमारे वाला पहले पे कैसे पहुंचे। लेकिन स्थिति की विडंबना यह है मेरे दोस्तों कि अगर मेरा बच्चा दूसरे नंबर पर आता है और बुरा साहब का बच्चा पहले नंबर पर आता है, तो विडंबना यह है कि मेरे बच्चे को पहले नंबर पर लाने के लिए मुझे यह सोचना ही पड़ेगा कि इसके बच्चे का बुखार क्यों नहीं हो जाए पेपर वाले दिन, जो अगर बराबर पर्चा पड़ता होता। मतलब मुझे दूसरे के बच्चे के लिए बुरा सोचना ही पड़ेगा अगर मैं अपने बच्चे को पहले पर लाना चाहता हूं। तो हम इनडायरेक्टली बुरा कहते नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली एक ही काम करते हैं कि उसके वाले से बढ़िया कोचिंग सेंटर में डालो, उसके वाले से ज्यादा पढ़ाई करवाओ, उसके वाले से ज्यादा फैसिलिटी दो, उसके वाले से ज्यादा बढ़िया जगह पे रखो, उसके वाले से ज्यादा बड़ा मकान दो, उसके वाले से ज्यादा वो चीजें दो, ताकि आप उसके ऊपर उससे ज्यादा बड़ा एहसान लाद सको कि तेरे लिए इतना कर दिया तो अब तेरे को फर्स्ट आना ही पड़ेगा ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग वैसे आते हैं ना। और अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो वही होगा कि एक ही आएगा पहले नंबर पर। और इस चक्कर में मैंने अपनी आंखों के सामने पिछले 15 सालों में उन मां बाप को, जो मां बाप अपने बच्चे को परमात्मा की देन कहते थे, जो मां बाप अपने बच्चे से दूर नहीं होना चाहते थे, जो उसको चूम चूम के थकते नहीं थे,
जो उसकी मतलब बोलना भी नहीं आता तब भी कुछ भी बोला करते थे, वो माँ बाप जो उससे बात करने के लिए 2 मिनट में ये कहते थे कि बच्चे की शक्ल देख लेते हैं तो हमारा अंदर का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, हमारी दिन की टेंशन खत्म हो जाती है, वही माँ बाप अगले 15 सालों में उस छोरे की शक्ल देखते ही टेंशन से भर जाते हैं कि इसका क्या होगा, इतना कंपटीशन है, दुनिया में आग लगी पड़ी है, ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और वो उससे बात करना भी छोड़ चुके हैं। मैंने देखा अपनी आंखों के सामने, मतलब वहां से यहां तक आते आते। मैं जब पीटीएम में 11वीं क्लास में जा रहा हूं या 10वीं क्लास में जब पीटीएम में जाता हूं तो मैं उसका अटेंडेंस का रिकॉर्ड चेक करता हूं। सारे प्राइवेट स्कूलों का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जाकर के पूछिए मैडमों से कि जब बच्चा नर्सरी में आता है तो हर पीटीएम में 100% अटेंडेंस होती है मां बाप की, और दोनों मां बाप आते हैं, और एलकेजी में भी दोनों आते हैं, और यूकेजी में फिर एक आना शुरू होता है किसी किसी का, और फिर पहली दूसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं तक जाते जाते चली जाइए ना, वही बात कहनी मैडम ने, और कुछ कहती तो है नहीं है। और 10वीं तक आते आते स्कूल का कोई स्थान ही नहीं बचता जीवन में, जिसको आपने ये कहा था कि हम अपने बच्चे को सोशलाइजेशन के लिए भेजते हैं, वही स्कूल आपके बच्चे को एंटी सोशल बना रहा है, वही सिस्टम आपके बच्चे को, क्योंकि आपके जगह समाज में अगर तय करनी है तो आपको बाकी बच्चों का अहित सोचना पड़ेगा ना, आपको उससे आगे भागना पड़ेगा। अभी जैसे 10वीं क्लास में मेरे बच्चे के स्कूल का टीचर मुझे बोलता है कि बलारा जी एक बार आना, मैं आ गया। मैं कहा हाँ जी बताइए, आपसे कुछ कहना था, बताइए, बुरा मत मानना। मैं कहा बताइए सर, मैं बुरा क्यों मानूंगा, आप मेरे बच्चे के शिक्षक हैं। यशस्वी को बोल दो थोड़ा पढ़ लिया करेगा। मैं कहा बिल्कुल ही नहीं पढ़ता क्या। करे जी पिछले 4 महीने से किताब को हाथ नहीं लगाया इसने, ना कोई असाइनमेंट पूरी करता है ना कोई होमवर्क करता है। तो मैंने तो एक ही लाइन बोली, माँ फिर गुरुजी फिर आपके टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता होगा जी। मेरा बच्चा तो पढ़ने का शौकीन है, 2500 किताबें पढ़ चुका है वो, तो उसको तो पढ़ने की लत है। वैसे ही मैंने तो उसको स्कूल में इसलिए भेजा था कम पढ़ेगा। अगर वो आपको इस बात की चिंता है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, इसका मतलब है कि आपके टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है, बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, बाकी बच्चे याद कर रहे हैं, बाकी बच्चे रट्टा मार रहे हैं, बाकी बच्चे पेपर के लिए पढ़ते हैं। मैंने अपने बच्चे को जिंदगी में कभी भी पेपर से पहले पढ़ने नहीं दिया। मैं तो एग्जाम की डेटशीट आने के बाद पढ़ाई का कॉलम बंद कर देता हूं घर में कि अब डेटशीट आ गई है, अब नहीं पढ़ना, जो आज तक पढ़ा है उसी से चले जाइयो। पेपर में नंबर तेरे 0 आए कि 10 आए, आई डोंट केयर, क्योंकि तेरे नंबर कितने ही आएंगे तू मेरी औलाद रहेगा, यह परम सत्य है। मैं तुझसे उतना ही प्यार करूंगा, यह भी परम सत्य है। तू नौकरी चपड़ासी की करे या तू मास्टर लगेगा कि तू डीसी बनेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझसे उतना ही प्यार करूंगा। और तू जीवन में अगर कभी कोई गलत काम करके आया, तू अगर जीवन में अपराधी बना, कल को तू रेपिस्ट बना, तो यकीन मान तेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं तुझे वो संस्कार नहीं दे पाया, मेरी ही गलती है। इसलिए तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कसूरवार हूं कि मैं तुझे ऐसा समाज नहीं दे पाया जिसमें तू वो बन सके जिसकी मैंने उम्मीद करी। मेरी गलती है ना, उसकी कैसे हो सकती है यार। और मैं जब गलती मानता हूं, जिस दिन मेरे बच्चे ने मुझे पहली बार कहा कि पापा आप तो झूठ बोलते हैं, उस दिन मैंने आंख खोल करके देखा कि यार मैं तो सच्ची में बोलता हूं। लेकिन उसने किस बात से कहा, उसने तो छोटी सी बात से कहा। आप देखिए, मेरा बच्चा मुझे 3 साल की उम्र में यह कहता है आप झूठ बोलते हैं, और जब मैं पूछता हूं कि मैं कैसे झूठ बोलता हूं तो वो मुझे बोलता है आपने तो कहा था कि रेड लाइट पे रुकना होता है, आप तो नहीं रुके। अच्छा, इस बात का मतलब भी मेरे बच्चे ने नियम बना लिया कि मैं झूठा हूं। मैंने गाड़ी साइड में लगा करके हाथ जोड़ करके माफी मांगी उसी से टाइम उससे, बेटा गलती हो गई, आज के बाद नहीं बोलूंगा। आज के बाद उस दिन से लेके आज तक रेड लाइट नहीं टूटी अपनी, चाहे वो बैठा हो चाहे ना बैठा हो। मैं 1 नंबर का झूठा आदमी हुआ करता था, मुझे सच बोलना उसने सिखाया। मेरे मन में
बिजनेस चलता था, मेरे मन में पैसा चलता था, मुझे उसने सिखाया कि बिजनेस के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, तो वो नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता तो बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता तो कांटा मारना पड़ेगा, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मुझे अपने बच्चे से नजर में नजर मिला के बोलना है कि तुम्हारे सामने मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसके लिए, दुनिया बनाने के लिए मुझे सब कुछ ही छोड़ना पड़ गया। लेकिन मैंने देखा कि मैंने इतनी बड़ी चीज अचीव करी कि जब मेरे पास 5,000 करोड़ का मालिक अपने बच्चे की काउंसलिंग के लिए आता है और वो ये कहता है वहां बैठ करके कि डॉक्टर साहब जिंदगी बर्बाद हो गई, एक औलाद थी और उसी से बात करने का भी जी नहीं करता, तो इस पैसे का मैं करूंगा क्या। उस वक्त मैं और मेरी घरवाली बैठ के बात करते हैं, मखल्ला इस 5,000 करोड़ वाले तो ऊपर आपा पहुंच गए, क्योंकि हमारे घर में प्यार के अलावा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हमारे घर में ना पढ़ाई की बात होती, ना करियर की बात होती, ना कुछ बात होती, और हमारा बच्चा हमारी गोदी में हमारे साथ बैठ के घंटों घंटों बतियाता रहता है और हमें मजा ही मजा आता है। वो हमको अपने स्कूल में चल रही हर बात बताता है, उसने बीड़ी का सुट्टा कब मारा उसने वो भी बता दिया, उसने उसको किसने क्लास में कौन लेके आया उसने वो भी बता दिया, उसको किसी को देख करके उसको क्या फीलिंग आती है वो भी बता देता है। और हमें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे बच्चे के दिमाग में चल रही हर बात का हमको पता है। हमको ये मालूम है कि हमारा बच्चा कभी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता, और अगर जाएगा तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, मुझे इतना क्लियर पता है, इसलिए वो मेरे को खुद ही बता देगा। तो टेंशन ही कोई नहीं है, जीरो टेंशन। अगर कोई परिवार है तो अपन मौज में है, और मुझे आज तक बच्चों के मामले में जीरो टेंशन परिवार ही नहीं मिलता। और जिस घर में इस बात की फीलिंग है कि मेरा बच्चा फेल होएगा, 99% फेलियर बच्चा, जो मैं क्लास की बात बता रहा था, 40 बच्चों में से 39, अगले 40 में से भी 39, और 40वां जो पहले नंबर पर है उसको भी टेंशन है कि पहले पे ही रहना है। तो अपने समाज का हर बच्चा एक फेलियर की जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उसको हर बार ये कहा जा रहा है यू कैन डू बेटर, यानी उसको ये एहसास कराया जा रहा है कि तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसको कब ये एहसास कराया कि तू सुपरमैन है, तू सुपर है, तू बढ़िया बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, तू ये है? कभी भी नहीं। किसने कराया? किसी ने भी नहीं, ना मां ने, ना बाप ने, ना टीचर ने, हेडमास्टर ने, समाज के किसी आदमी ने नहीं। और मैं इतनी क्लियरिटी से कह सकता हूं, जिस बच्चे का सम्मान समाज नहीं करता, कल को बड़ा होकर के वो समाज के लिए कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। उसको केवल ये देखना है कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे। मैं यहां तक अगर पैसे के दम पर पहुंचा तो मुझे पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए किसी का गला काटना पड़े, किसी के गला काटने की सुपारी लेनी पड़े। ये जो डॉक्टर्स बैठे हैं अस्पतालों में, आपका छोटा सा भी टेस्ट होता है तो कमीशन होता है, 4 बट्टी भी लिखता है तो कमीशन होता है। वो समाज की सेवा नहीं कर सकता। मास्टर जी नौकरी करते हैं, प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी की तनख्वाह बहुत है, उसको टेंशन नहीं है क्योंकि वहां पर पूछने वाले माँ बाप नहीं। प्राइवेट की टेंशन नहीं है क्योंकि उसको अपना कोचिंग सेंटर चलाना है। आपके बच्चे के लिए किसी को कोई नहीं पड़ी, किसी को भी नहीं पड़ी, क्योंकि जिन लोगों ने आपके बच्चों की ठेकेदारी उठाई उनको मालूम है कि इनके माँ बाप अपने ही बच्चों को रोज लानत भेजते हैं, और ये अपने बच्चों से कनेक्टेड ही नहीं है, ये अपने बच्चों से जुड़े हुए नहीं है। मैं वहां गया कोटा में जाकर के उन बच्चों के बीच 2 महीने 3 महीने रहा। 3 महीने रह करके मैंने उन बच्चों का जो दर्द महसूस किया, यकीन मानिए रोज रात को रोना पड़ता था कि इनके माँ बाप कसाई है। हरामखोरों को समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे बच्चे किस हालत में है, कि उनको नंबर चाहिए, नंबर होने चाहिए, चाहे तुम्हें कुछ करना पड़े, नंबर आने चाहिए तुम्हारे, क्योंकि तुमको सबसे आगे दौड़ना है। और वो जो क्लास टीचर मुझे बोलता है कि आपका बच्चा पीछे रह जाएगा, मैंने कहा किससे पीछे रह जाएगा, और आगे ले जाकर किससे आगे निकालूंगा? यही रहना है उसे। 18 साल तक तो घर में कैद करके रख सकता हूं, 18 के बाद इसी समाज में उतारूंगा। और अगर तुम समाज बलात्कारियों का बनाओगे, अगर तुम समाज कंपटीशन वालों का और फेलियर का और नशेड़ियों का बनाओगे, तो यही उसी से वास्ता पड़ेगा उसका, और रोज यही रहना है उसको। तो आप अपने बच्चों की कब्र अपने हाथों से खोद रहे हो, यह समझना पड़ेगा। उसी मास्टर जी को समझा के आया, नहीं पढ़ाना मुझे अपना बच्चा तुम्हारे सिस्टम के अंदर, मैं इसको कब से कंपटीशन से बाहर कर चुका हूं, मुझे नहीं कमाई ऐसी करवानी, मैं तो इसको एक ही चीज सिखाई है,
कि बेटा सच बोल, सच के रास्ते पर रहना, 2 रोटी कम खा लेना, पर शांति से रहना, कभी मौज में रहना। और मैं देखता हूं ये रास्ता इतना गजब का, इसमें कंपटीशन ही नहीं है, सच वाला कोई कंपटीशन नहीं। और यकीन मानिए आपके बच्चों की हालत को बहुत अच्छे से समझता हूं मैं, और सच में ये दर्द आता है बहुत, क्योंकि मुझे हर बच्चे में अपना बच्चा नजर आता है। मैं सोच ही नहीं सकता कि मेरे बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका इनका बच्चा, ना इसका इतना इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि मुझे उस औरत को देख करके ना बड़ा दुख हुआ। जब मैंने ये बात सुनी थी तो मतलब कलेजा फटने को आता है कि समाज में ऐसे लोग हो गए। वो अपने बच्चे को घर में छोड़ करके और कहीं चली गई अपनी किसी मीटिंग के लिए, नौकरी करती थी उसकी मां, और लेट हो गई वहां से, गाड़ी भगा रही है वहां से, रास्ते में भीड़ है बहुत, और उस भीड़ में उसकी गाड़ी खड़ी हो गई और वो चिल्ला रही है उसको, जल्दी से गाड़ी हटाओ, मेरा बच्चा भूखा है घर पे, मुझे घर पहुंचना है बहुत जल्दी। क्योंकि मैं उसके लिए खाना नहीं बना कर आई, मैंने सोचा टाइम से पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं पहुंची, तो वो दौड़ रही है और स्पीड के लिए नहीं चल पा रही है, तो झटपटा रही है, उनको गालियां दे रही है जो लोग वहां खड़े हैं। वो लोग खिड़की का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि मैडम बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, इसको अस्पताल लेके जाना है, कोई किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। वो बोलती है मुझे घर पहुंचना है, मैं नहीं जा सकती, कोई नहीं खड़ा हो रहा वहां पे, सबको घर पहुंचना है, सब घर पहुंच रहे हैं, और वो वहां पड़ा है। और वो घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पे कोई है ही नहीं है। उसके बच्चे को भूख लगी और पता लगता है कि 1 घंटे, उसने सोचा आ जाएगा, पड़ोस में खेलने गया, 1-1.5 घंटे बाद अस्पताल से फोन आता है कि जिसकी जेब में से आपका वो मिला था, इस नंबर पर इसलिए कॉल किया है, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई, ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मर गया। कब हो गया? वहां पे हो गया जहां वो भीड़ में फंसी हुई थी, उसी की औलाद था वो, उसको मालूम ही नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा बच्चा तो घर पे है। मैं जब सोचता हूं कि मेरे पड़ोस में अगर नशेड़ी ही नशेड़ी बच्चे होंगे, मेरे पड़ोस में अगर नशा ही नशा होगा, आपके घर अभी तक ही आया होगा, लेकिन कितनी दूर है? आज से 5 साल पहले आपके पड़ोस में भी नहीं था वो, तब आपके गांव में भी नहीं था, तब वो दूसरे गांव में था, तब वो पंजाब में था, अब वो सिरसा में आया, फिर वो इधर को आया, अब वो आपके गांव, आपके पड़ोस में आ चुका है, अब वो आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नशे का कारोबार करते हैं उनको मालूम है कि इनके माँ बाप को पैसा चाहिए, इनके माँ बाप को नौकर बनाना है अपनी औलाद को, इनके माँ बाप को नौकरी चाहिए, इनको रेपुटेशन चाहिए, इनको समाज में खड़ा होकर के ये बताना है मैं कितना सक्सेसफुल बाप हूं कि मैंने अपने बच्चे को यहां एडमिशन करवा दिया। उसको यहां वो शेखी मारनी है, क्योंकि उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, उनको घर में शांति नहीं चाहिए, उनको बच्चे से प्रेम नहीं चाहिए, उनको चीजें चाहिए, चीजें कि कितने प्लॉट बनाने हैं, कितनी घरें बनाने हैं, कितना वो बनाना है, उनको पता है, इसीलिए वो आपके बच्चों को उधर भगा देंगे। और फिर हमारे दिमाग में टेलीविजन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ऐसी साइकोलॉजी बना देंगे कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता, और हम फिर पैसे के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में 43 साल की लाइफ में एक ही चीज जानी है, इंसान के बिना कुछ नहीं होता, आदमी के बिना कुछ नहीं है। पैसे का कुछ नहीं करोगे अगर सुनसान अकेले पड़े हो तो, ये तो जग ज्योंदियां दे मेले हैं, आप हैं जिंदा तो मेले हैं, नहीं तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप पड़ोसी हैं, आपके 10 लोग हैं, प्यार ही नहीं है, आपस में बात ही नहीं कर सकते, काहे का पड़ोस, काहे की नौकरी, क्या करोगे? कुछ भी नहीं। और इस प्रोसेस में हम अपने बच्चों को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। और ये फैक्ट है, क्योंकि ये मैंने 1% से कम बच्चों को नौकरी मिलने वाली है, सरकारी और प्राइवेट नौकरियों का। और सरकारी का भी मैं बता देता हूं, आप लोगों के कैंपस में बैठा हूं, CISF के कैंपस में बैठा हूं। CISF का अभी एनुअल फंक्शन हुआ था थोड़े दिन पहले, अमित शाह जी ने बोल दिया था कि CISF ऐसा कुछ जुगाड़ करे कि हम